जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 21 टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आज के लेक्चर में आपको 3 क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपने किए होंगे। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों क्वेश्चन किए हैं? तीनों क्वेश्चन, शाबाश। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लास में जितना हमारे लेक्चर का टाइम होता है उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने? 3, 4 या 5? 3। कितने स्टूडेंट का ख्याल 3? हाथ उठाइए फटाफट। कितनों का ख्याल 4? कितनों का ख्याल 5? 3 वाले ज़्यादा। बाकी 4 और 5 को भी डिस्कस करेंगे। उसमें जो रेलिवेंट एडजस्टमेंट आप कहेंगे ना, उनकी कैलकुलेशन भी साथ में शो करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 में बेसिकली कैलकुलेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसमें इन्फ्लेशन रेट किसी और ईयर से, ग्रोथ रेट किसी और ईयर से, कैलकुलेशन का मसला उसमें, कंसेप्ट का मसला नहीं है। कैलकुलेशन उसने कम्प्लेक्स की है, कंसेप्ट में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल चलिए फिर इसी क्वेश्चन को, जो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी को हम डिस्कस भी करते हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं। अटेम्प्ट करने से पहले हमने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है, क्योंकि एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपने पहले इसको पढ़ के तो एनालाइज कर लेना है किस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट है। साथ साथ अंडरलाइन करके ना सिर्फ एक आधा लफ्ज़ लिखते जाना है, पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं देना क्वेश्चन पेपर के ऊपर। वो पेपर जो इन्विजिलेटर होते हैं वो माइंड करते हैं, तो आपने सिर्फ अंडरलाइन करके एक आधा कीवर्ड हर आइटम के साथ लिखते जाएं, जिससे सिर्फ आपको पता चले कि क्या लिखने जा रहे हैं, ताकि एनालिसिस साथ साथ होता रहे। ये एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, और एनालिसिस करके कोई ना कोई कीवर्ड या अंडरलाइन वगैरह करना ये भी ज़रूरी होता है, वरना दोबारा पढ़ते हैं तो भूल जाता है कि क्या स्टडी किया था। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखना है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट से क्या पता चलता है जी? किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें क्या रही है? बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू रिकमेंड वेदर CWS शुड सेट अप कियोस्क। नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज करना है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ही यूज होता है, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ही यूज होता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आप। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कह रहे कंफर्ट वेयर लिमिटेड CWS इज एंगेज्ड इन सेलिंग मेन एक्टिववेयर यूनिट्स थ्रू इट्स रिटेल आउटलेट्स। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंस में हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की केस स्टडी में ये हमारे लिए रेलिवेंट होगी, ज़हन में रखिएगा। The extracts from CWL's last year management accounts have been provided as follows. Last year management account, इसका मतलब इस साल के नहीं है, किस साल के हैं? ईयर 1 के हैं कि ईयर 0 के? ईयर 0 से भी पहले के। ईयर 0 तो असल में ईयर 1 का स्टार्ट होता है। ईयर 0 क्या होता है? ईयर 1 का पहला दिन होता है। वो ईयर नहीं होता, वो बेसिकली डे होता है। ईयर नॉट ईयर नहीं होता, फर्स्ट डे ऑफ ईयर 1 होता है। सेल्स 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2500। ठीक है, कैलकुलेशन करके चेक करने की जरूरत नहीं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आता है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया तो यही आता होगा, टाइम नहीं जाया करना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6875। ठीक है, इसमें से अगर मैं फर्ज कीजिए आपसे कहूं बजरिंग का क्वेश्चन हो और आपसे कहूं कि 1 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाएं, कैसे कैलकुलेट करेंगे फटाफट बताइए? करके दिखाइए, करके दिखाइए, करके चलिए, शाबाश, क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या इस कॉस्ट में जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की है, सोच के बताइएगा, इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला उसने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिक्स नहीं होती। सुभान अल्लाह, कंट्रीब्यूशन में नहीं होती फिक्स कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें तो होगी। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिक्स कॉस्ट होती है कि नहीं होती? ठीक है, इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल होगी कि नहीं?
वो तो कंट्रीब्यूशन लिखा होता ना, फिर हम कहते कि नहीं शामिल। पहला सवाल लिख, मैं दूसरा क्या पूछूं, मैं तो दूसरा सवाल पूछूंगा। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड में होती, शाबाश। आगे सवाल है, क्या इस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में डेप्रिसिएशन शामिल है? पक्का है? देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अगला सवाल जिसके ऊपर आपको लाना चाह रहा था, ये तो वहां पर एक्सरसाइज थी, असल एक्टिविटी तो अब भाई, एक यूनिट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? एक यूनिट के ऊपर, हाँ एक यूनिट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? अच्छा बस सोच के जवाब दीजिएगा मुझे। अगर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं, एक तरीका गौर से सुनिएगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं और हमें कहता है कि जी बताओ प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कैश फ्लोस कैलकुलेट करने हैं। एक तरीका तो ये है सेल्स की प्रोजेक्शन अलहदा करें, सेल्स का कैश फ्लो अलहदा करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अलहदा करें। एक तरीका तो ये है जो कि असूली तौर पे सही तरीका लगता है, लेकिन क्या हम, अगर हमें पता है कि सेल्स की प्राइस कितनी, कॉस्ट कितनी है, जो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट है, इसे लेके डायरेक्ट नेट कैश फ्लो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स सिंगल लाइन आइटम में इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं? सवाल समझे कि नहीं? क्योंकि सवाल समझने के लिए भी कंसेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है, वरना सवाल भी समझने, पता चला मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के कैश फ्लो अलग-अलग शो करवाने चाहिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, या नेट करके हम ग्रॉस प्रॉफिट या नेट कैश फ्लो शो कर सकते हैं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है अलग अलग है? ठीक है, ठीक, अलग अलग भी कर सकते, अलग अलग तो हर सूरत में कर सकते हैं। क्या नेट भी कर सकते हैं ताकि आधा टाइम बच जाए इस एडिशन, लेकिन नेट करने के लिए एक शर्त जरूरी है, इन्फ्लेशन रेट दोनों में सेम हो। इसलिए आप चाहे तो इन दोनों को अलग-अलग कर लें, वो भी ठीक है, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है। चाहे तो इसको, अगर इन्फ्लेशन रेट दोनों का सेम है तो, अगर इन्फ्लेशन रेट दोनों का सेम है तो नेट भी कर सकते हैं। अब आप बताइए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच या एफिशिएंट अप्रोच? एफिशिएंट अप्रोच यानी नेट कर लें, तैयार है? चल इसीलिए मैंने आपसे कैलकुलेशन करवा ली, कॉस्ट ऑफ सेल एक यूनिट की क्या है? ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1.125। ये 1.125 इसको नोट कर लीजिए, आगे चल के काम आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और, अगर फर्ज कीजिए कि हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट के 5000 यूनिट कम होके 4000 रुपये आ गए, तो इससे हमारे न्यू प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट में तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा ना? कैसे पड़ेगा भाई? इसके लॉन्च होने की वजह से अगर अदर प्रोडक्ट्स की सेल कम हो रही है तो उसके रेलिवेंट कॉस्ट है ना, तो रेलिवेंट कॉस्ट होगी सिर्फ वो सेल्स को लेंगे या सेल्स के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी? जो सवाल समझ आ रही है नहीं? क्या मैंने जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की वजह से अदर प्रोडक्ट की सेल कम हुई तो सिर्फ जो उसकी सेल रेवेन्यू पे फर्क पड़ा वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे फर्क पड़ा वो भी मैंने काउंट फॉर करना है? कि एक स्टेप और आगे चले, जो टैक्स पे फर्क पड़ा है वो भी लेना है? कंट्रीब्यूशन नेट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। दो अल्फाज में उन्होंने पूरा मुद्दा बयान कर दिया कि सर हम कंट्रीब्यूशन लेंगे नेट ऑफ टैक्स। क्या लेंगे? कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ टैक्स लेंगे। भाई ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग सेटिंग अप कियोस्क इन 4 मेजर शॉपिंग मॉल्स। 4 को अंडरलाइन कीजिए, ये लाइफ नहीं बता रहा,
ये नंबर ऑफ यूनिट्स बता रहा है जो इंस्टॉल करना है, लाइफ नहीं बता रहा। 4 नंबर ऑफ यूनिट्स। द फाइनेंस मैनेजर हैज गैदर्ड फॉलोइंग डाटा इन दिस रिगार्ड। पहला, कियोस्क will set up at the cost of rupees 250,000 each। इसको थोड़ा सा हम ये दाएं इधर नहीं हो रहा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक है। Kiosk will set up at the cost of rupees 250 each। क्रिटिकल वर्ड, वरना आपने डायरेक्ट 250 से एंट्री कर लेना था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। 250 नहीं, क्या आएगा 250 into 4 1000। शाबाश। Kiosk would have estimated useful life of 3 years। 3 years का मतलब कॉलम कितने बनाने हैं 4, क्यों 3 क्यों नहीं, नॉट का भी बनाना है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ऐसा भी तो होता है जिसमें 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं, अगर कोई भी लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर में पे हो रही हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आगे चल के। फिलहाल हमने 3 को अंडरलाइन कर लिया जी 3 को। 3 years सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ 40% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सब्जेक्ट टू इसका मतलब ईयर 1 में 40%। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू लेस करनी है, रिड्यूसिंग बैलेंस में रेजिडुअल वैल्यू लेस, बोले जरा। रिड्यूसिंग मेथड में रेजिडुअल वैल्यू लेस नहीं होते, रिड्यूसिंग मेथड में रेजिडुअल वैल्यू लेस, रिड्यूसिंग मेथड में रेजिडुअल वैल्यू लेस नहीं होती, रेजिडुअल वैल्यू लेस नहीं होगी, ठीक है। और हर साल की डेप्रिसिएशन वैसे ही कैलकुलेट होगी, यानी बुक वैल्यू इनटू रेट, बुक वैल्यू इनटू रेट, बुक वैल्यू इनटू, आखिरी साल की डेप्रिसिएशन भी ऐसे ही कैलकुलेट होगी। कैसे, बुक वैल्यू इनटू रेट, बुक वैल्यू इनटू रेट, बुक वैल्यू इनटू रेट। यहां तक क्लियर है जी। डेप्रिसिएशन हर साल की कैलकुलेट कर लेंगे, आगे चलो। 4000 यूनिट्स वुड बी सोल्ड थ्रू ऑल कियोस्क इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में टोटल सेल्स कितनी होगी 4000 होगी। टोटल सेल सबकी मिला के एक की कह रहा है, ऑल कियोस्क सबकी मिला के 4000 होगी ईयर 1 में। इट एस्टिमेटेड दैट 20% कस्टमर्स ऑफ रिटेल आउटलेट वुड शिफ्ट टू कियोस्क। पहले मुझे ये बताइए, ये 20% इस 4000 में शामिल है कि नहीं? शामिल है, क्योंकि उसने पहले बताया टोटल सेल 4000 होगी, ठीक है जी। दूसरा, ये 20% है कितना, 25% कस्टमर्स कितने यूनिट्स हैं 1000। 4000 इंटू 20%, ये तो ये नहीं। अच्छा, 20% ऑफ रिटेल आउटलेट्स, यानी जो एग्जिस्टिंग रिटेल है, ये रिटेल है ना, ये कियोस्क है, ये रिटेल है, ये कियोस्क है जो इस्तेमाल कर। तो रिटेल के टोटल थे 5000 यूनिट, इनका 20% कितना हुआ 1000 यूनिट्स। इसका मतलब ये, अगर ये प्रोजेक्ट लगाते हैं उधर से 1000 यूनिट्स की सेल कम हो जाएगी, 1000 यूनिट्स की सेल। चलिए ये चलते, ये 1000 जेन में रखिएगा। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे जब इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगा ना, 1000 इनटू कंट्रीब्यूशन इनटू टैक्स। फिर से 1000 यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन इनटू टैक्स। हाँ, अगर कोई ग्रोथ रेट है तो 1000 के साथ उसको भी एडजस्ट कर देंगे, अगर इन्फ्लेशन है तो कंट्रीब्यूशन के साथ उसको भी एडजस्ट कर देंगे। वरना बेसिक फार्मूला हमारा क्या होगा, बेसिक क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगी, 1000 यूनिट्स की 1000 यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू टैक्स रेट, नेट ऑफ टैक्स रेट, यानी 0.7 अगर 30% रेट है तो। आगे चलें जी। द पास्ट एंड ऑफ रिटेल आउटलेट सेल्स हैव रिवील्ड एन एवरेज 5% इंक्रीज इन यूनिट सेल्स ईच ईयर। 5% इंक्रीज
in unit sales each year. It is expected to continue for both retail outlet and kiosk. ये 5% क्या है? दो पावर्स बता रहा हूं आपको, पावर्स जिसका इसके ऊपर कंट्रोल आ गया ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग, उसे कुछ कह नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। दो चीजें यहाँ पे रुके ना, डिस्कशन को मैं किसी और तरफ लेके, मतलब थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ, किसी और तरफ नहीं, ज़्यादा डिटेल। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी नहीं है लेकिन टॉपिक समझने के लिए ज़रूरी है, उसकी तरफ। दो पावर्स, एक ग्रोथ रेट, एक इन्फ्लेशन रेट, जिसको ये पता चल गया ना कब और किस पे, ग्रोथ रेट कब किस पे, इन्फ्लेशन रेट कब और किस पे, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग दोनों उसके लिए इजी इजी इजी। कौन सी चीजें दो? ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट। इनके बारे में क्या पता होना चाहिए? कब और किस पे। कब यानी किस साल से, किस पे, किस किस लाइन आइटम पे। ग्रोथ रेट सुन लीजिए, ग्रोथ रेट का मतलब पता है सेल्स किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है। आपने इतने सवाल किया, इतना तो आपको पता चल गया होगा। या तो वो हर साल का अलग-अलग सेल्स देता है या पहले साल की सेल्स दे के ग्रोथ रेट देता है। आपने डिसाइड करना है कि ग्रोथ रेट किस किस लाइन आइटम को इफेक्ट करेगा। याद रखिए, ग्रोथ रेट सिर्फ सेल्स को इफेक्ट नहीं करता, ग्रोथ रेट हर वेरिएबल एक्सपेंस को इफेक्ट करता है। ग्रोथ रेट का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी आएगा, चाहे ना बताया हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी आएगा। ग्रोथ रेट का इफेक्ट वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पे भी आएगा, मार्केटिंग पे भी आएगा, एडमिन, हर वेरिएबल, जो जो वेरिएबल एक्सपेंस है उस पे ग्रोथ का, ग्रोथ किस किस को इफेक्ट करेगा? ग्रोथ हर वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। अब आगे सुने, ग्रोथ रेट किसको इफेक्ट नहीं करेगा? फिक्स कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन को इफेक्ट नहीं करेगा। ग्रोथ का इफेक्ट वेरिएबल पे लिखे ग्रोथ रेट, हेडिंग दे, नीचे लिखे वेरिएबल, फिक्स, डेप्रिसिएशन, 3 पॉइंट लिखे। ऊपर लिखे ग्रोथ रेट, नीचे लिखे 3 पॉइंट्स बुलेट्स बना के, चाहे वेरिएबल, फिक्स, डेप्रिसिएशन। वेरिएबल के साथ आगे लगाएं टिक, डेप्रिसिएशन लगाएं क्रॉस और फिक्स कॉस्ट लगाए क्रॉस। ठीक है जी। अब अगली हेडिंग लिखे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के नीचे फिर ये तीनों चीजें लिखें, वेरिएबल, फिक्स, डेप्रिसिएशन। वेरिएबल के नीचे 3, कौन कौन से? इन्फ्लेशन रेट के नीचे 3 आइटम्स, वेरिएबल, फिक्स, डेप्रिसिएशन। वेरिएबल के साथ टिक लगाएं, फिक्स कॉस्ट के साथ टिक लगाएं, डेप्रिसिएशन के साथ क्रॉस लगाएं। समझ आ गई किस किस पे आपने? अच्छा, अब ये नॉर्मली क्वेश्चन में आपने इतने क्वेश्चन के आपको पता चल गया होगा, जो लेटेस्ट अप्रोच है ना एग्जामिनर की, लेटेस्ट टेस्टिंग स्टाइल है, उसमें आपको इन्फ्लेशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में बता देता है कि भाई ये ईयर 1 से करना है कि ईयर 2 से करना है, बता देता है लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में। अब आपने इस चीज का ध्यान खुद, लेकिन ये कभी नहीं बता, मर जाएगा एग्जाम, ये नहीं बताएगा कि जो मैं ग्रोथ रेट दे रहा हूं ना इसकी वजह से वेरिएबल एक्सपेंस में भी इंक्रीज आएगा, नहीं बताएगा। ये आपको खुद कंसेप्ट पता होगा तो फिर कैलकुलेशन कर सकें, वरना नहीं। इन्फ्लेशन रेट के बारे में नहीं बताएगा कि किस किस पे, जनरली बात कर लेगा ऑल रेवेन्यू। कभी डिफरेंट वेरिएशन इन्फ्लेशन रेट देता है तो बता भी देता है कौन सा रेट, वरना नॉर्मली क्या होता है, कहता है ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब आपने खुद ये डिसाइड करना है किस किस रेवेन्यू और कॉस्ट पे इन्फ्लेशन रेट लगना है। ये नहीं कि जब उसने ऑल कॉस्ट कह दिया तो आप डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट कर दे, अब वो तो भाई खर्चा हो चुका है, वो तो नॉन कैश है, वो तो खर्चा हो चुका है। समझ रहे हैं? तो वापिस आ जाएं इस टॉपिक की तरफ। अब ये आपका बजटिंग में भी काम आएगा, ये जो असूल बताया है, इसलिए इसको आपने पिक करके रखना। 400, अच्छा एवरेज 5% समझ आ? ये क्या ग्रोथ रेट है कि इन्फ्लेशन रेट है? ग्रोथ रेट है।
आज आपने घर जाके छोटी सी एक्सरसाइज मिनी एक्टिविटी दे रहा हूँ, ऑप्शनल है। सोचना है कि इन्वेस्टमेंट रिजल्ट के सवाल में कितने रेट आते हैं। मुझे लगता है कई रेट आते हैं, मुझे तो 5 लग रहा है। डेप्रिसिएशन रेट भी है, इन्फ्लेशन रेट भी है, टैक्स रेट भी है, ग्रोथ रेट भी है, और रेट डिस्काउंट रेट भी है। हाँ जी, वाह, और भी हो सकता है कोई आधा रेट निकला है। बहरहाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भूल गए। अच्छा बताया कॉस्ट ऑफ, ओके 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 ओके, वापिस आते हैं। नहीं, वो वाले रेट जो रूटीन में टेस्ट कर रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। इन दी फर्स्ट ईयर, भाई ये समझ आ गया 5% इंक्रीज इन यूनिट सेल। इसका मतलब है इससे सेल्स तो बढ़े ही बढ़ेगी, इससे और कौन कौन सी चीजें बढ़ेंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, और हर वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये ना हो कि सिर्फ आप सेल्स को बढ़ा दें, अंडरस्टूड है? यूनिट कुर्बान हुए हैं उनके बारे में बताएगा। एक मिनट है, एक्सपेक्ट ये आगे बता रहा। हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर बोथ रिटेल आउटलेट्स एंड कियोस्क। बोथ जो यूनिट कुर्बान हुए हैं वो भी, रिटेल आउटलेट्स बता दिया उसने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अब जो हमारी ऊपर कैलकुलेशन हो रही थी ना अपॉर्चुनिटी, वो मजीद उसमें एक नई चीज आ गई। अब वो आएगा 20% यूनिट्स 1000 इनटू ग्रोथ 1.05 इनटू कंट्रीब्यूशन इनटू 0.7 नेट ऑफ टैक्स। लेकिन अगर इन्फ्लेशन अगर उसने आगे दिया हुआ तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। समझ रहे हैं? कैलकुलेशन वो लेंथी कर रहा है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर एक कैलकुलेशन मुश्किल है तो बाकियों में भी सेम वे में कैलकुलेशन कर रहा है, फिर बाकी भी आपके लिए मुश्किल है। या तो आपको कोई भी कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी, या एक भी कैलकुलेशन समझ आ गई ना, सारी समझ आएगी। सबका स्टाइल वही है। हर वेरिएबल एक्सपेंस की कैलकुलेशन कॉस्ट की एक जैसी है, हर फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन एक जैसी है। तो इसलिए एक ही भी समझ आ गई मतलब बाकियों की भी कैलकुलेशन समझ आ गई। कौन सी? अपॉर्चुनिटी का ना, वेरिएबल में ना फिक्स में। ये तो ऊपर आ रही है, ये तो ऊपर आ रही है लहदा से, ना वेरिएबल है ना फिक्स्ड है। ये वैसे यूनिट सोल्ड होते हैं, ये सारा वेरिएबल ही है, टेक्निकली वेरिएबल है। क्योंकि ग्रोथ रेट से इफेक्ट होगा ना, ग्रोथ रेट का मतलब यही है, यूनिट से रिलेट करता है ना, कितने यूनिट सेल किए हैं उसकी कंट्रीब्यूशन। तो यूनिट्स बढ़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। In the first year of kiosk, a discount of 15% would be offered on retail price. However, discount would be reduced to 10% for subsequent years sales. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहले साल की सेल होगी उसको फिर आपने एंड पे एक और एडजस्टमेंट करनी है। क्या? 0.85 से मल्टी करना है ईयर 1 में, और फिर ईयर 2 में क्या करना है? ठीक है जी, ईयर 2 में 0.9% हो जाए, 0.9। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। However, discount would be reduced to 10%. ये समझ आ गया क्या ट्रीटमेंट होगा? नेक्स्ट, रेंट फॉर ईच कियोस्क स्पेस वुड बी 150,000 पर एनम। फिक्स है कि वेरिएबल है? इसके ऊपर वो 5% ग्रोथ का इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्या इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल। 150,000 ईच का है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कहेंगे, और पर एनम है ना, मल्टीप्लाई बाय 12 तो नहीं करना, नहीं, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और फिर इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्लियर जी? नेक्स्ट, वन सेल पर्सन वुड बी हायर्ड फॉर ईच कियोस्क। तो टोटल कितने हो गए? 4। He would be paid ₹20,000 per month in addition to 1% commission on retail price of each unit sold through kiosk. उसको कितना पे किया जाएगा? 20,000 पर मंथ। मार्केटिंग वाला रह गया है? ओके ओके ओके, अब इसको निपटाना ले। अब तो 20,000 पर मंथ है, तो इसका कितना हुआ टोटल? 20,000 इंटू 12 इंटू 4,
ठीक है, ये इनको मिलेगा, ये फर्स्ट ईयर में। फिर इसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होगा, इन्फ्लेशन। ये फिक्स है कि वेरिएबल है, सैलरी फिक्स है, शाबाश। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, 5% का इम्पैक्ट। नेक्स्ट, द मार्केटिंग कैंपेन फॉर कियोस्क वुड बी कैरिड आउट एट ₹50,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, हाउएवर इट वुड बी रिड्यूस्ड टू 50% फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। यानी उसने अमाउंट दे दिया, 50,000 है, पहले साल में कितनी होगी और दूसरे साल में, नो, खा गए मार। पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 50%, यानी 25,000 इंटू इन्फ्लेशन, इंटू इन्फ्लेशन। ठीक है, अमाउंट उसने खुद बता दिया। इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसने टोटल अमाउंट बताई है। इसको 12 से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, ईयर की बताई है। 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, टोटल है, टोटल। CW's कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, डिस्काउंटिंग के लिए यूज करनी है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% एंड टैक्स इज पेड इन द ईयर इन विच लायबिलिटी अराइजेज, सेम ईयर में। इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। जो ईयर 1 का टैक्स होगा ईयर 1 में आउटफ्लो, ईयर 2 का टैक्स ईयर 2 में आउटफ्लो, ईयर 3 का टैक्स। नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर कोटेड ऑन टुडेज रेट that is expected to remain same in the first year। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन का इफेक्ट फर्स्ट ईयर से नहीं लेना, ईयर 2 से है। Therefore the estimated annual inflation of 10% would be applicable for all future revenues and costs। लेकिन ग्रोथ रेट का इम्पैक्ट किस साल से लेना है, इन्फ्लेशन रेट तो 10% हो गया ना, ये तो ईयर 2 से लेना है। ये जो 5% ग्रोथ रेट है इसका इफेक्ट कब से लेना है। क्या लाजमी है ग्रोथ का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के साथ ही होगा, लाजमी नहीं है डियर। तो बताइए फिर इसका डिसीजन अलग से करें। द पास्ट ट्रेंड ऑफ रिटेल 4,000 यूनिट्स वुड बी सोल्ड थ्रू ऑल कियोस्क। ठीक है, ठीक है, 4,000 पहले साल में 4,000 होगा, उसके बाद ग्रोथ होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो फर्स्ट ईयर से करेंगे कि ईयर 2 से, वो क्यों फर्स्ट ईयर से, उसकी भी तो वैल्यू दी है, इसकी पिछले साल की है, जिसके पिछले साल के यूनिट्स हैं उसका ग्रोथ इसी साल ईयर 1 में आ जाएगा, और जिसका ईयर 1 के यूनिट्स दिए हैं उसका ग्रोथ ईयर 2 से आएगा। भाई कुछ समझ आई आपको। चलिए अब मुझे ये बताइए कि कैलकुलेशन शुरू करें हम। शाबाश। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोस, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोस कितने इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो कैलकुलेट करें, जी से सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट 250,000, क्वेश्चन मिलियन में करें 1000 में करें, 1000 में, डन हो गया जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100,000, 1000, 250 इंटू ये आ गया हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये नॉट में कितना 1000,
आउटफ्लो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 0 एट द एंड ऑफ 3 years कियोस्क वुड हैव नो रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि लॉस ही लॉस है, जितनी बुक वैल्यू होगी सारा लॉस हो जाएगा। अच्छा इसमें शुक्र है उसने मिड ऑफ द प्रोजेक्ट कोई नया ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर नहीं डाल दिया, वरना एक की बजाय ना 2 इन्वेस्टमेंट हो जाती, दोनों का फिर हमें रेट अलग-अलग कैलकुलेट करना पड़ा था। इसमें ये ऐसा टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 3 years। यहाँ पे रुक के आपके पास 1 मिनट है, हर साल की डेप्रिसिएशन और गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करें। कर लिया आपने, कर लिया। अच्छा ये है जी हमारी डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऊपर तो ये तो होता है ना रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट की फिगर। ये है जी डेप्रिसिएशन, ईयर 1 की कितनी आई 1000 इंटू 40% 400, बाकी बच गया 600, 600 का 40% 240, और बाकी 1000 माइनस 400 माइनस 240 360, 360 का 40% 144, और बाकी जो बुक वैल्यू रह गई वो सारी की सारी क्या है, डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे पता चल गया कितना 216। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। अगर क्वेश्चन में कहता कि एक नया एसेट भी आ गया है दरमियान में, ईयर 3 के एंड में नया एसेट, ईयर 2 के एंड में नया एसेट लिया, तो फिर ईयर 3 में क्या करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन लैदा होती है। और डिस्पोजल तो एक ही बनता कि लदा बनते हैं, डिस्पोजल इकट्ठा ही करना है, क्योंकि ओवरऑलिंग उससे कैपिटलाइज उससे लैदा होती है लेकिन बिकती लैदा नहीं है, ठीक है। एडिशन उसकी सेपरेट होती है सेपरेट ईयर में, लेकिन जब मेन सेल होगी तो उस वक्त ये भी फारिग हो जाएगी। मेन एसेट बेच के तो आप ओवरऑल एक्सपेंडिचर अपने पास नहीं रख सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल। इसमें कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। 4000 यूनिट्स would be sold through all kiosks in the first year. It is estimated that 20% customers of retail outlets would shift to kiosk. अब हमें इस साल की सेल्स भी दे रहा है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दे रहा है। पहले क्या करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एडजस्टमेंट कैसे होगी, इस साल में ईयर 1 में, ईयर नॉट में आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं नहीं ईयर नॉट तो एक डे है, ईयर 1 में आएगी विद ग्रोथ या विदाउट ग्रोथ, क्योंकि हर साल कह रहा है 5% पास्ट में भी होती रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो पिछले साल थी वही साल होगी। तो पिछले साल की सेल्स के मुताबिक अगर 20% यानी 1000 हमारे पास आएगा तो वो ईयर 1 में असल में क्या होगा 1000 इंटू 1.05, और ईयर 2 में कितना होगा पावर 2, ईयर 3 में, ये तो हो गए यूनिट्स, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ यूनिट्स ही होंगे कि कॉस्ट भी होगी, उसकी कॉस्ट भी होगी। हाँ कठिन नेट कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं, ठीक है, हमें लादा करने की बजाय कर सकते हैं कैलकुलेशन। आपको 3 मिनट दे रहा हूं, आपने हर साल के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तरीकाकार आपको बता दिया, ग्रोथ रेट ईयर 1 से लगेगा, इन्फ्लेशन रेट ईयर 2 से लगेगा, नीचे उसने बता दिया था ग्रोथ रेट ईयर 1 से, इन्फ्लेशन रेट ईयर 2 से, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और टैक्स को नेट करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और टैक्स को भी एडजस्ट करना है। कर लेंगे जी? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, पास कीजिएगा।
जी। तो कैलकुलेशन कर लिया आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। आइए ज़रा इसकी वर्किंग करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन क्या होगी? ये क्या था हमारा? लॉस ऑफ सेल्स। ठीक है, लॉस ऑफ, अच्छा लॉस ऑफ सेल्स से मुझे देखें, असल मकसद हमारा क्वेश्चन करना तो नहीं है, कंसेप्ट डिस्कस करना है। तो मानने से कोई दूसरा कंसेप्ट किसी और सवाल का याद आ जाए तो पूछ लूँ आपसे, रिवीजन हो जाती है। ये तो है लॉस ऑफ सेल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक दूसरी एग्जांपल भी थी, रेंटल इनकम। ठीक है, रेंटल इनकम भी नेट ऑफ टैक्स करते थे, ये भी नेट ऑफ टैक्स करेंगे। सवाल मेरा ये है ही नहीं। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने लैंड या बिल्डिंग दे दी है लेकिन उसकी रेंटल अमाउंट नहीं दी, रेंटल वैल्यू नहीं दी, मार्केट वैल्यू दी है, जो कि असूली तौर पे हमारा उससे इख्तलाफ है कि उसे रेंटल वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन उस फर्ज करें नहीं दी, एग्जामिनर नहीं देता, वो मार्केट वैल्यू दे देता है। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट भी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? असूली तौर पे हमारा इससे इख्तलाफ है, लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है, इस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट करो? एसेट के तौर पे। वो कहता है एसेट के तौर पे इसको आउटफ्लो कर दो, मार्केट वैल्यू स्टार्ट वाली आउटफ्लो कर दो और एंड वाली मार्केट वैल्यू। हमारा उससे इख्तलाफ है, हम कहते हैं नहीं रेंटल वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं देता तो आपको पता है उसका ट्रीटमेंट एग्जामिनर क्या कर रहा है, स्टार्ट की मार्केट वैल्यू को आउटफ्लो करता है और एंड की मार्केट वैल्यू इनफ्लो करता है। वैसे ज़हन में याद है, मैंने कहा डिस्कस करना। हाँ जी बिल्कुल, एंड वाली वैल्यू बिल्कुल, हाँ वैसे नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टार्ट और एंड वैल्यू दोनों दे दे फिर आपने उसको आउटफ्लो और इनफ्लो करना है। लॉस ऑफ सेल्स कैलकुलेशन क्या होगी? ये होगी सेल्स इनटू ग्रोथ, फार्मूला लिखना है ना, सेल्स इनटू ग्रोथ, इसको हम कर देते हैं सेल्स इनटू 1 + g⁻n। ठीक है, फिर क्या करना है, इनटू प्राइस, सेल प्राइस होगी। अच्छा एक मिनट हारिस, अगर सिर्फ सेल्स की कर रहा है, ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इनटू 1 + i⁻n और इनटू 1 - t। ये देखिए कैलकुलेशन कंप्लीट है। सेल्स यूनिट्स में है, ये यूनिट्स में है, हाँ हाँ यूनिट्स में है, वरना हम अगर कंट्रीब्यूशन ना लेते यूनिट्स, हाँ यूनिट्स ही लिख दूं, ये ले इजी है तो ठीक है। अब बताइए कैलकुलेशन कीजिए, यूनिट्स कितने हैं जी? ईयर 1 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 1000 इनटू ग्रोथ रेट कितना है? क्या पहले साल से इसका ग्रोथ रेट आना है? पक्का? ये एग्जाम में ध्यान देखिए, एक दफा आपने डिसीजन कर लिया ना, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट ही करना है। यहाँ पे अगर आपने डिसाइड कर लिया ना ईयर 1 से आएगी, फिर इसके बाद आपको ईयर 2 और 3 के लिए क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं से देख के पावर 1 2 3 करनी है। इसीलिए पहला जो होता है ना कैलकुलेशन, ये ध्यान से करना है आपने। ये डिसीजन गलत हो गया ना, अगर अगले भी गलत, अगर आपने इसको इस साल की बजाय 2 से कंसिडर कर लिया, या 2 से होना था फर्ज कीजिए 1 से कर लिया, अगले डिसीजन भी गलत। 1000 इनटू ग्रोथ रेट क्या है 1.05 पावर 1 इनटू कंट्रीब्यूशन क्या है 1.125 ये 1000 में है मिलियंस में? 1000 में। आपको पता है ना कैलकुलेशन करना है। इनटू इन्फ्लेशन कितनी है? हाँ पहले साल इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कब से है? सेकेंड ईयर से, शाबाश। और टैक्स रेट कितना है? 0.7। अब देखिए क्या आंसर आता है,
827 इनफ्लो आउटफ्लो, लेकिन सेल्स तो आउटफ्लो है, सेल्स तो इनफ्लो होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये हमारी डिक्रीज सेक्रीफाइस हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट ईयर भी होगी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर का फार्मूला क्या होगा, 1000 इंटू 1.05 पावर 2 इंटू 1.125 इंटू इन्फ्लेशन आ जाएगी, इन्फ्लेशन कितनी है 1.1 पावर 1 इंटू 0.7, समझ आ रही कैलकुलेशन सारी, 955। अब नेक्स्ट 1000, पहला फार्मूला समझ आ गया, ठीक कर लिया ना, बाकी तो रेपिटेशन। 1000 इंटू 1.05 पावर 3 इंटू 1.125 इंटू 1.1 पावर 2 इंटू 0.7, इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, ईयर 3 में कंट्रीब्यूशन यही है, इसमें हाँ जी नहीं, हाँ कंट्रीब्यूशन नहीं, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट का ले, ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि हमने बेसिकली वही अमाउंट लेनी है ना जो हमें नेट आएगा, सही कह रहे हैं, इसको कंट्रीब्यूशन कहना टेक्निकली गलत है, ग्रॉस प्रॉफिट का ले, प्रॉफिट का ले, हाँ जी ग्रॉस प्रॉफिट का ले, बिल्कुल वो ग्रॉस प्रॉफिट, वो रूटीन में चूंकि कंट्रीब्यूशन होता है मेरे मुंह से वही निकला, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या अमाउंट आई, यहां पे कोई प्रॉब्लम, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अच्छा अब इसके बाद इसकी सेल्स भी कैलकुलेट करनी है, सेल्स क्या होगी, अब ये तो होगी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब इस साल का कैश फ्लो भी तो कैलकुलेट करें, इस साल का, ठीक है। अब सेल्स और हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलग-अलग भी, जो इस साल की है, इस साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, इस साल की अलग-अलग भी डील कर सकते हैं, इसको नेट भी कर सकते हैं, लेकिन नेट करने के कुछ असूल हैं, इसलिए बेहतर है अगर टाइम हो तो अलग-अलग कर लें, क्योंकि नेट कभी होगा कभी नहीं होगा, कंडीशन है ना उसकी, अलग-अलग हमेशा हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको लगे थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है, अलग-अलग कर रही है बेहतर, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन इजी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ चीज़ें और ऐड भी हो रही हैं, इसमें एक एडजस्टमेंट ऐसी है जिसकी वजह से नेट नहीं कर सकते, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रहा, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर इन्फ्लेशन रेट सेम हो तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को नेट कर सकते हैं, अभी सिर्फ इतना बताया, ठीक है। आगे हाँ डिस्काउंट, लेकिन उसके बारे में अभी आपको नहीं बताना, डिस्काउंट का इफेक्ट सिर्फ सेल्स पे होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी, इस वजह से फर्क आ गया, दोनों फर्क हो गए, अब दोनों के साथ एक जैसा सलूक नेट करके नहीं कर सकते। बहरहाल ऑपरेटिंग कैश फ्लो सबसे पहले कौन सा, सेल्स। ईयर 1 में क्या कैलकुलेशन होगी, पहले कैलकुलेशन सोचे, 4000 इनटू सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस कितने हैं 2.5000, 2.5 सेम सेल प्राइस है। फिर इसके बाद क्या इस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा, पहले साल में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आना। ग्रोथ का इम्पैक्ट आएगा, वो भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इस साल की उसने खुद से अमाउंट दे दिया, लेकिन डिस्काउंट का इफेक्ट आएगा। तो कैलकुलेशन करें फिर, ईयर 1 की कैलकुलेशन क्या होगी, 4000 यूनिट उसने दिए हुए हैं इंटू 2.5, 1000 में राउंड ऑफ किया ना, 2.5 इंटू 1 मिनट है 0.85, क्लियर। अच्छा अब मुझे ये बताइए 4000 क्या है, 2.5 क्या है, 0.85 क्या है, डिस्काउंट।
ग्रोथ नहीं है, वो ईयर 1 में उसने खुद अमाउंट दे दिया। इन्फ्लेशन भी नहीं है, ईयर 2 से स्टार्ट होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ईयर 2 की कैलकुलेशन करें, आप कहेंगे सर 4000 इंटू 1.05, 1.05 कहां से आया, ग्रोथ रेट पावर 1 इंटू 2.5 सेल प्राइस इंटू 1.1 की पावर 1, इन्फ्लेशन रेट 10% है ना, ये 1.1 कहां से आया, इन्फ्लेशन रेट इंटू 0.9 क्या है, जो कि पहले साल में 15% था, दूसरे और तीसरे में 10% होगा। क्लियर? इसको नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं किया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में करते हैं बस, बाकी तो नीचे कैलकुलेशन होगी इसकी तो सबकी कैलकुलेशन नीचे एंड पे होगी। डिस्काउंट देने की वजह से नहीं, वो तो हमारा इस साल का डिसीजन है ना, इस प्रोजेक्ट का डिसीजन है। एक मिनट अरे भाई, इसको निपटा ले पहले, इसको समझाया कर यार, इसको क्यों नहीं समझा के लाते। अच्छा ठीक, हाँ उसमें क्या है, हाँ तो ये अगले साल भी इफेक्ट आएगा इसका। ये पहले साल का डिस्काउंट है, दूसरे साल का उसने कहा दूसरे साल भी देंगे, दूसरे का, अभी तीसरे का भी देखिए, तीसरे का भी आता, ये देखें तीसरे साल की कैलकुलेशन क्या है, 4000 इंटू 1.05 ग्रोथ रेट पावर 2 इंटू 2.5 इंटू 1.1 पावर 2 इंटू 0.9। असल कंसेप्ट आपका जो है ना क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो इन फार्मूलाज में है। इसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन पंचिंग करनी है, कैलकुलेटर पे जो लिखा होगा लिख देना। फाइनेंस मैनेजर का काम असल कैलकुलेशन करना नहीं है, ये सही फार्मूला बनाना है। फार्मूले की एक एक चीज आपको समझ आ रही है, ये पक्की बात है। चल अब लिखवाइए, पहले का 8500 10395 12006। क्लियर? आगे चलें। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आएगी या नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कीजिए फिर। कॉस्ट, ये 1 2 मैंने आपको बताया, ये मैंने अपने लिए किया हुआ है, वो सिमेट्री रखने के लिए, इनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये नंबरिंग का, ये लिमिट आ दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब कॉस्ट ऑफ सेल जितनी सेल्स उतने यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है ना, मैचिंग कंसेप्ट काउंटिंग में पड़ा है। ये तो नहीं होता ना सेल्स 4000 की है, कॉस्ट ऑफ सेल 3000 की या 5 की हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी 4000 इंटू ये सेल प्राइस थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी एक यूनिट की 1.375। इसमें ग्रोथ रेट नहीं आना, 1.375 इन्फ्लेशन रेट आना है इसमें, नहीं वो तो ईयर 2 से आ रहा है, इंटू 0.85 आना है। ये तो डिस्काउंट रेट था, डिस्काउंट रेट तो सिर्फ सेल्स को रिड्यूस करता है, ये तो डिस्काउंट रेट था, डिस्काउंट रेट तो सिर्फ सेल्स को रिड्यूस करता है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में हमें कहता ना कि बल्क डिस्काउंट की वजह से सप्लायर ने हमें मटेरियल पे 5% डिस्काउंट दिया है, तो फिर यही एडजस्टमेंट नीचे आ जाती कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ऊपर ना आती। समझ रहे हैं? डिस्काउंट ये है डिस्काउंट अलाउड, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट सप्लायर का डिस्काउंट है, परचेज प्राइस कम हो जाती है ना उससे, इसमें अब डिस्काउंट का इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? ईयर 2 में कैसे कैलकुलेशन जाएगी, 4000 इंटू इन्फ्लेशन आएगी, ये ग्रोथ आएगी 1.05 पावर 1 इंटू 1.375 इंटू 1, यानी तकरीबन सारा फार्मूला वही होगा, डिस्काउंट फैक्टर नहीं आना और सेल के बजाय कॉस्ट आनी है, बाकी सारा फार्मूला सेम।
सारा फार्मूला सेम, सिर्फ डिस्काउंट का इफेक्ट नहीं आना कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और सेल की बजाय कॉस्ट प्राइस आ जाना। 4000 इंटू 1.05 पावर 2 इंटू 1.375 इंटू 1.1 पावर 2। लीजिए जी, क्लियर हो गई कैलकुलेशन। एक का फार्मूला लिख लीजिएगा, चाहे इधर लिख लें, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए हर एक के साथ फार्मूला लिख रहा हूँ, हर एक के साथ सिर्फ एक के साथ लिख रहे हो, उससे पता चल जाएगा, बाकी भी आपने इसके मुताबिक ही किए हैं, सिर्फ पावर शावर चेंज होती है। 5500 6353 7337। क्लियर जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, रेंट फॉर ईच कियोस्क स्पेस वुड बी ₹150,000 पर एनम। रेंट फिक्स कॉस्ट है, रेंट का फार्मूला क्या होगा फिर? 150,000 पर एनम है, इंटू 4 इंटू 1 प्लस आई पावर एन। ग्रोथ का इंपैक्ट तो नहीं आना, पक्का ग्रोथ का इंपैक्ट नहीं आना। कीजिए फिर कैलकुलेशन। रेंट कितना है जी पहले साल का? 600, दूसरे का 7। Marketing campaign for kiosk would be carried at ₹50,000 for the first year. However, it would be reduced to 50% for, यानी पहले की 50,000 होगी तो दूसरे और बाकी सालों की 50 इंटू 25,000 होगी। क्या ग्रोथ का इंपैक्ट आएगा? उसने खुद से अमाउंट बता दिया, वरना नॉर्मली पता क्या कहता है कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस वुड मूव इन लाइन विद सेल्स। मार्केटिंग एक्सपेंस विल मूव इन लाइन विद सेल्स। इसका मतलब है कि वो इसको वेरिएबल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने अमाउंट दे दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका ग्रोथ का इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन का आएगा। इसकी इन्फ्लेशन कहाँ से शुरू हो रही है? सेकेंड ईयर से। तो अब बताइए जरा, रेंट ये सॉरी मार्केटिंग क्या फार्मूला आया? 50,000 50 लिख दो सिर्फ। आउटफ्लो यहां पे 50 इंटू 50% 25 इंटू 1.1 2.5 27.5 27.5 राउंड ऑफ कर दूं। चलिए जी, थोड़ा सा फिर फर्क आएगा, आगे चले। 30, ये फिर 10% आ गया 30। यहां तक कोई प्रॉब्लम? One sales person would be hired for each kiosk. He would be paid ₹20,000 per month. In addition to 1% commission on retail price. जगह कम बच गए, कोई बात नहीं, हम इसको मजीद एक्सपेंड कर देते हैं। अब दो इसमें एक में 2 एक्सपेंसिव बता रहा है, एक सैलरी भी कमीशन भी। 7 वाले में 2 पॉइंट सैलरीज और, तो सैलरीज क्या है, कितनी है सैलरी? 20,000 पर मंथ है। 20,000 इंटू 12 इंटू 4 कितनी है? 20,000 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 1 प्लस आई पावर एन। क्लियर? इन्फ्लेशन का ग्रोथ का इम्पैक्ट आएगा? फिक्स है, फिक्स पे ग्रोथ का इम्पैक्ट नहीं आता। चलिए सैलरीज बताइए अब कितनी होगी पहले साल की? 960। ईयर 2 की 1056 3 1162 और 1% कमीशन ऑन रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस को अंडरलाइन करें।
ऊपर जो हमने सेल्स कैलकुलेट किया है वो रिटेल प्राइस है कि डिस्काउंट प्राइस है? रिटेल प्राइस या डिस्काउंट प्राइस? डिस्काउंट प्राइस को रिटेल प्राइस पे कन्वर्ट करना है, क्या करें? हाँ, डिस्काउंट ऐड कर दें। एक चीज पे 5% डिस्काउंट मिला और उसकी प्राइस हो गई 95। रिटेल प्राइस कैलकुलेट कीजिए, डिवाइड कर ले 0.95 से, ग्रॉस अप हो जाएगी। ग्रॉस अप करना है ना, तो डिवाइड करें पॉइंट। तो पहले साल का सेल्स ग्रॉस अप कैसे होगी? डिवाइडेड बाय 0.85। पहले साल में डिस्काउंट 15% था ना, इसका मतलब है पहले साल की डिस्काउंटेड प्राइस रिटेल प्राइस का 85% है। तो अगर ग्रॉस पे जा, रिटेल पे जाना, क्या करें? डिस्काउंटेड को डिवाइड कर लें 0.85 से, 0.85 से, और दूसरे साल में 0.9 से, तीसरे साल में, और फिर ये डिस्काउंट करने के बाद मल्टीप्लाई किससे करना है? 1, उसका 1%। शाबाश। तो जो कमीशन होगा ना, कमीशन, ये सुन ले, ये कैसे कैलकुलेशन होगी कमीशन की? कमीशन ये होगी जो भी ऊपर डिस्काउंटेड सेल है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिस्काउंट रेट इनटू 1%। एटी फाइव वो तो 10,000 ही आ जाएगा। 1% आया, 100 आ गया। ये पहले में 100 आ रहा है, इन्फ्लेशन आना नहीं है। दूसरे में 10395 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, 116 12006 डिवाइडेड बाय 0.9 ग्रॉस अप करने के लिए रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 0.01 133। ये ले भी, और तो कुछ नहीं रह गया। टैक्स की कैलकुलेशन अभी लीजिए, माइनस टैक्स पेड, नेट करे। अब कहां से लेके कहा, गलती से भी इसको नहीं चाहिए। ये एग्जामिनर कमेंट्स में उसने कहा हुआ है, बल्कि कैलकुलेशन मारते हैं, सारा कारण टैक्स में इसे थोड़ी आना है। टैक्स में से सिर्फ ऑपरेटिंग कैश लो। 1290 चेक करने को स्टूडेंट साथ साथ, 1290 2184 2618। करेंट टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया? 8 पॉजिटिव है, 1944 टैक्स रेट क्या है? टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 267 583 677 267 267 583 583 677। अब आ गया हमारा नेट कैश फ्लो। पहले नेट कैश फ्लो मुझे बता दें, एनपीवी खुद कैलकुलेट कीजिएगा। पहले 1000 पॉजिटिव, 196 645 837। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है? 1। तो प्रोजेक्ट चलाना चाहिए कि नहीं? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम। अच्छा रुक के बताइए, इसमें सबसे मुश्किल कैलकुलेशन, सबसे मुश्किल कंसेप्ट कौन सा था? ग्रोथ का बना था कि किस आइटम पे ग्रोथ रेट लगाना है, किस में नहीं लगाना। चले ये हमने सीख लिया। हमें पता चला जी हर वेरिएबल पे ग्रोथ रेट लगाना है, फिक्स्ड पे
या डेप्रिसिएशन में ग्रोथ रेट नहीं लगाना। और क्या मसला था सोचें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसमें हमने क्या सीखा कि पहले ये असल में ना रेवेन्यू और सेल, रेंट और सेल्स, इन दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फर्क है। सेल्स की कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें रेवेन्यू को तो डायरेक्ट रेवेन्यू को नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं ना, सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद नेट ऑफ टैक्स करना होता है। इस वजह से थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा कि पहले तो हम डायरेक्ट जो फिगर देती थी इसी को नेट ऑफ टैक्स कर लेते थे, वो आसान है। इसमें भी नेट ऑफ टैक्स किया लेकिन सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद। और इसके बाद क्या मुश्किल था, हाँ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को नेट कुछ कंडीशन में कर सकते हैं इस साल की कैश फ्लोज को, और कुछ में नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो करते ही करते हैं ना, लेकिन मेन कैश फ्लोज में अगर तो दोनों के सारे वेरिएबल सेम है ना, दोनों के कैलकुलेशन के सारे वेरिएबल्स सेम है, जैसे इन्फ्लेशन रेट है, तो फिर तो आप दोनों को नेट कर सकते हैं सेल्स का, वरना नहीं कर सकते। यहां पे क्यों नहीं कर सकते थे हम, हालांकि इन्फ्लेशन रेट तो सेम था दोनों का 10%, जिसका एक के ऊपर डिस्काउंट मिला दूसरे के ऊपर नहीं मिला। अगर दोनों के ऊपर डिस्काउंट होता या दोनों के ऊपर ही ना होता ना, फिर तो कंफर्म है हमने नेट करना ही करना था। क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ जी जी, हाँ जी 90% जो लिया था ना ईयर 2 में, वो अगले साल फिर ले रहे हैं, इधर हम सिर्फ वो ले रहे हैं। नहीं अगले साल भी 90% ले रहे, क्लास के बाद चेक करवा दीजिएगा, ठीक है? मैं देखूंगा, मैं 3-4 मिनट इसमें लग जाएंगे, तो बाकी क्लास को मैं इंगेज नहीं करना चाह रहा है कि जो आपका इशू इंडिविजुअल इशू है। अगर सारी क्लास का इशू होता तो मैं ज़रूर डिस्कस करता। हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इनका अच्छा क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिस्काउंट का इफेक्ट क्यों नहीं लिया? इसलिए कि अगर पहला सवाल, क्या पुरानी प्रोडक्ट कंटिन्यू करते रहते डिस्काउंट देने की जरूरत थी? न्यू प्रोडक्ट पे डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं आप? ताकि उसकी वजह से सेल्स बढ़े। पुरानी प्रोडक्ट देते तो डिस्काउंट, बेचते तो डिस्काउंट देते, इसीलिए हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसके डिस्काउंट का फैक्टर नहीं लिया, क्योंकि ओल्ड प्रोडक्ट कंटिन्यू रहती डिस्काउंट। सिर्फ न्यू प्रोडक्ट पे क्यों लिया? क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट ऑफर लगाने की कैंपेन की जरूरत होती है, वरना तो आप मार्केटिंग कैंपेन भी, फिर उसके बाद अगला सवाल आपका ये होता कि सर इस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैंपेन किया, तो पिछले उस प्रोडक्ट के लिए भी तो मार्केटिंग कैंपेन की होती, उसका भी तो खर्चा कम होता, तो उसको भी तो एडजस्ट करें। कुछ एग्जामिनर भी चाहता है कि आप सिर्फ उन फैक्ट्स तक रहे, उसे पता है कि आपने अगर एक कैलकुलेशन कर ली तो बाकी भी कर लेंगे, तो आपको जितना डिटेल में इस साल की न्यू प्रोडक्ट के कैश फ्लोज का एनालिसिस करवाता है ना, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कैश फ्लोज का उतना डिटेल में नहीं करवाता। क्लियर जी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमें एक तो पता चल गया, 2 एग्जांपल हमारे पास आए। अब जो एग्जांपल आ रही है ना, इनको आपने संभाल के रखना है। एक एग्जांपल है हमारी रेंट वाली, जब बिल्डिंग वगैरह लैंड को रेंट पे देते हैं, और दूसरी है ये यूनिट सेल वाली। यूनिट सेल वाली हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद नेट करना है, रेंट वाली हो तो डायरेक्ट कर देना है। हाँ अगर किसी क्वेश्चन में उसने कहा कि लैंड बिल्डिंग है लेकिन रेंट पे नहीं दी, मार्केट वैल्यू दी है, तो आपने फिर शुरू एंड में मार्केट वैल्यू के साथ एडजस्ट करना है, फिर आपने उसका रेंटल की एडजस्टमेंट, क्योंकि एक ही चीज होगी ना, या रेंट दिया होगा या लैंड रखी होगी आपने, दोनों दिया होगा तो हम रेंट लेंगे। जी क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल दें जी। इतने सवाल करके क्या होता है? इतने सवाल ना दिया करो। 2 दे दिया गया। अच्छा ये छोटे, चल ठीक है, तो आज 2 ही दिए, तो ये डिस्कस कर ले फिर इसको। रिक्वायर्ड यूजिंग नेट, इसको तो डिस्कस कर लेते हैं ना। आप कह रहे हैं दूसरा, इसके बजाय दूसरा सवाल डिस्कस कर लें? नहीं सर ये ठीक है सर, वो ज़्यादा लंबा वो कल कर आज यही करते हैं। अच्छा वो सॉल्व करवाना है कि नहीं आपने? वो सॉल्व नहीं करवाना, उसमें सिर्फ, अच्छा आप ऐसा कीजिए आज घर जाके ना उसकी एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिएगा, कौन कौन सी एडजस्टमेंट आप चाहते हैं, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपके सामने रख दूं, पूरा क्वेश्चन नहीं कैलकुलेशन। एक तो एडजस्टमेंट कंफर्म है,
उसमें जो डिस्पोजल अकाउंट है और डेप्रिसिएशन है ये तो कंफर्म करना ही करना है हर क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर आप उस क्वेश्चन की कोई एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं मैं डिस्कस भी करूंगा क्वेश्चन और कुछ सिलेक्टेड एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट भी आपके सामने रख दूंगा कैलकुलेशन के बाद कि इस तरीके से आएगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू में एडवाइस वेदर एलएल शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। इसका मतलब क्या है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद डिटरमिन द मिनिमम डिस्काउंट रेट एट विच प्रपोजल वुड बी एक्सेप्टेबल। ये क्या चीज है, आईआरआर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा आईआरआर जहां से एनपीवी खत्म होता है ना, आईआरआर वहीं से शुरू हो जाता है। एक हाँ 2 स्टेप और कर, एक सेकंड रेट और फिर उसका फार्मूला, सेकंड रेट फार्मूला, ये दोनों होते हैं। Lateral Limited is considering to accept a 5-year proposal from Mocha Limited. मोचा जो भी कह ले, मोचा ही कह ले, मौका ना गए आजकल ठीक नहीं है हालात पाकिस्तान टीम के हरा। अच्छा जी 5 ईयर को अंडरलाइन करें, इसका मतलब क्या है 6 कॉलम बन गए, शाबाश। ML for the supply of product namely K44। अच्छा ML would use K44 as a raw material for its main products। इसमें पहले इसके ट्रांजैक्शन सुन ले। इसमें हमारी कंपनी जो है ना वो LL है, लैटरल लिमिटेड है, और मोचा लिमिटेड ने कहा है हमें कि मुझे माल सप्लाई करो। अब हम वैल्यूएट कर रहे हैं कि 5 साल के लिए हमने मोचा लिमिटेड को जो माल सप्लाई करना है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम बेसिकली LL के फाइनेंस मैनेजर हैं, ML के नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दिस स्पेशलाइज्ड मशीनरी इज एस्टिमेटेड एट 60 million। At the beginning of year 4 LL would require a major overhauling on its machinery amounting to rupees 10 million। मिनी एसेट आ गया ना, हाँ। The machinery can be disposed of at 80% of WDV at the end of the project। No gain या loss, gain या loss या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, कंफर्म है लॉस है। 80 WDV से भी कम पे सेल, WDV से 1 रुपया भी कम पे सेल करेंगे लॉस होगा, कंफर्म है इसके ऊपर लॉस है 20%। अब बाकी बातें बाद में, नहीं, अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे शो करवानी है आपने कैलकुलेशन करना क्या है। 1 मिनट है, डेप्रिसिएशन किधर है, टैक्स इसके साथ अब ये मिला, देखा मैं आपको बताया था ना, मजाल है तरतीब से दे दे इन्फॉर्मेशन। एसेट्स की इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रहा है और उनकी लाइफ डेट नीचे दे रहा है। टैक्स रेट ठीक है 30%, टैक्स रेट से लेना देना नहीं है। टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 20% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन रेट क्या है 25% रिड्यूसिंग। मुझे हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दें और फिर डिस्पोजल अकाउंट बना के दें और वहां से लॉस निकाल के दें। नहीं ये कैसे किया, आपने डंडी मारी होगी, आपने एक ही कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की कर दी होगी। मिनी एसेट की लैदा की है कि साथ ऐड किया है, हाँ दोनों लैदा की है ना, कैलकुलेट बाद में ऐड कर लें और चलता है, कैलकुलेशन लैदा की है ना, मैच कर गई आपकी, चलिए ठीक है। अच्छा डिस्पोजल अकाउंट इसका 1 बनेगा 2 बनेंगे, 1 ही बनेगा, हाँ जी। और जो WDV है ये मिनी एसेट की मिला के WDV का 80% लिया ना आपने, कि सिर्फ मेन एसेट की WDV का दोनों का मिला के, शाबाश 1 ही एसेट है, बिल्कुल ठीक है जी, ये मान ली मैंने आपकी बात। In year 1 LL would supply 18,000 units of K44 to ML at rupees 5,000 per unit। ये क्या है यूनिट्स ईयर 1 के, इसका मतलब ईयर 1 पे ग्रोथ कोई नहीं होनी, यूनिट खुद बता दी। और प्राइस क्या है 5,000, इसका मतलब ईयर 1 पे इन्फ्लेशन भी नहीं होनी, उसने खुद बता दिया। सप्लाई वुड इंक्रीज बाय 5% पर एनम फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड। ये ग्रोथ रेट है, 5% क्या है ग्रोथ रेट। और भाई मुझे बताएंगे ग्रोथ रेट किस किस कॉस्ट को अफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, और फिर जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उनको, बाकी की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट ही है, और फिक्स को नहीं करता, और डेप्रिसिएशन
इसको भी नहीं करता, बट ठीक है ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 4000 पर यूनिट फॉर ईयर 1। क्या इस पे इन्फ्लेशन रेट लगेगा? वैसे तो नीचे उसने बता दिया होगा, लेकिन अगर ना भी बताया हो तो ईयर 1 पे रेट क्यों नहीं लगना? उधर से उसने वैल्यू दे दी है। अच्छा, ईयर 2 की कैलकुलेशन कैसे होगी? 4000 इंटू अच्छा 18,000 इंटू 1.05 इन पावर 1 इंटू 4,000 इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन 1.07 पावर 1। बस जैसा ये फार्मूला समझना है। फार्मूला क्या हो रहा है, किस चीज को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन अहम नहीं है, फार्मूला अहम। कैलकुलेशन अहम नहीं, फार्मूला। कैलकुलेशन अहम नहीं, फार्मूला। हाँ, वह फार्मूला सही, कैलकुलेशन गलत, नंबर देगा नंबर, आधे नंबर जरूर देगा। और इसमें है कैलकुलेशन नंबर काटेगा, जरूर काटेगा आधे नंबर। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये समझ आ गया। फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रपोजल अदर देन डेप्रिसिएशन। हमें अदर देन डेप्रिसिएशन चाहिए होती है कि इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन? अभी तक जितनी डेप्रिसिएशन आई है अदर देन डेप्रिसिएशन है, अगले क्वेश्चन में इंक्लूसिव है। तो हमने क्या करना है बेसिकली, एक्सपेक्टेड टू रुपीज 25,000 पर मंथ, डेप्रिसिएशन के अलावा है, फिक्स कॉस्ट है, आउट ऑफ विच 50,000 वुड बी एलोकेटेड ओवर। तो इस 50,000 में से एलोकेट 200 आ गया। ईयर 1 में फिक्स कॉस्ट कितनी है? 200 है। ईयर 1 में है ना, ईयर 1 में तो यही आएगी। हाँ, 250 इंटू 12, सॉरी 250 नहीं, 200, 250 माइनस 50, 200 इंटू 12, 240। ईयर 1 में कितना आ गया? 24। पता 24 कैसे आया? 2400 कैसे आया? अब भाई 0.3 बता। पॉइंट 3 का ये वाला पॉइंट फिर से कह रहा है फिक्स कास्ट जो इस प्रोजेक्ट की है वो है 250,000 पर मंथ, लेकिन इसमें 50,000 एलोकेटेड ओवरहेड भी हैं। तो एलोकेटेड ओवरहेड को हम लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, तो 250 माइनस 50 कितना हो गया? 200। अब 200 पर मंथ है, क्या करें? 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2400 आ गया। इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है कि नहीं? पहला साल है, उसने फिगर्स खुद दे दिया है, इन्फ्लेशन नहीं लेगा। वैसे आगे नीचे उसने बताया होगा कि ईयर 1 से लेना है कि नहीं, लेकिन अगर कुछ भी ना बताया हो ना तो फिर हम ईयर 1 में और ईयर 2 से इन्फ्लेशन का इफेक्ट और ग्रोथ का इफेक्ट भी आएगा। प्यारे भाई, ग्रोथ का इफेक्ट आएगा ना, ग्रोथ रेट 5% से भी मल्टीप्लाई करना है फिक्स कॉस्ट को। फिक्स को ग्रोथ से नहीं करेंगे, शाबाश, बस ठीक है, प्रायश्चित हो गया। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रेवेन्यू एज वेल एज वुड बी, अच्छा नहीं बताया किस साल, तो वो फिगर जब पहले साल के उसने अमाउंट्स में बता दिया तो उसका मतलब ईयर 2 से चलेगा सारा। टैक्स रेट 30% है, कॉस्ट ऑफ सिंपल, सादा सवाल। इसमें सबसे अहम एडजस्टमेंट पता है कौन सी थी वाला? ये ओवरऑल वाली। किसको? हाँ, ओवरऑलिंग को नहीं किया उसने। हाँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में उसने उसके साथ एक ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ था। बताएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बताएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और मैंने रेजिडुअल वैल्यू के बारे में भी यही कहा था, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा सा सवाल था तो पता ही नहीं चला इसका, तो अगला सवाल कर ले आप। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, आपने इसको एडजस्टमेंट जो आपने मेरे से सॉल्व करवानी है ना, वो नोट करके लानी है। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।